जी, मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन 1940, इससे पहले मुस्लिम लीग का जो बड़ा इजलास हुआ था या जिसको इम्पोर्टेंस हासिल है वो था इलाहाबाद इजलास। वो बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसमें एक आइडिया दिया गया था कि इस तरह पाकिस्तान होना चाहिए, और फिर चौधरी रहमत अली एक हमारे लीडर थे, उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ भी कर दिया था। मतलब पाकिस्तान का नाम अल्लामा इकबाल ने तजवीज़ नहीं किया था, उन्होंने कहा था एक स्टेट होनी चाहिए, डोमिनियन स्टेट। अलग-अलग 2 स्टेटें बना दें, एक मुसलमानों को दे दें और अंग्रेज़ वहाँ पे बैठ के देखता रहे सारे नज़्म-ओ-नस्क। लेकिन जो वाज़िया तौर पे पाकिस्तान का ऐलान किया गया कि एक अलहदा स्टेट होनी चाहिए, उसको वो किया गया पाकिस्तान रेज़ोल्यूशन 1940 में, और 23 मार्च को किया गया। इसी वजह से हर 23 मार्च को हम जो है वो 23 मार्च का दिन करारदादे पाकिस्तान का दिन मनाते हैं। ये किस जगह पे किया भी कहते हैं, और ये किसने प्रेजेंट की, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। मौलवी ए के फजलुल हक, ए के फजलुल हक को शेर बंगाल भी कहते हैं, बंगाल के लीडर थे। बाद में ये बंगाल के चीफ मिनिस्टर जो हैं मौलवी ए के फजलुल हक, ये इन्होंने प्रेजेंट की थी। इधर इसके अंदर 1 लाख मुसलमानों ने हिस्सा लिया था, और इसकी वजह से जब इतने मुसलमान इकट्ठे हुए, पहले तो मुसलमान इतने इकट्ठे नहीं हुए थे, तो अब मुसलमानों को थोड़ा यकीन होना शुरू हुआ कि इसका मतलब है कि हम अलहदा मुल्क का हसूल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइडियल बन गया पाकिस्तान के लिए, आइडिया इन 1930, आइडियल इन 1940 एंड ए रियलिटी इन 1947, और 1947 में रियलिटी बना। इन 7 सालों के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया, उसको हम देखते हैं, आइए। अच्छा, ब्रिटिश ऑफर ऑफ अगस्त 1940, ये क्या थी? अब अंग्रेजों को पता लग गया था कि जो है ये हमारे अब काबू में नहीं आ रहे, हिंदू और मुसलमान ये हमारा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि बाइकआउट शुरू कर दिया था, डिसओबीडियंस की मूवमेंट जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, गांधी का यही काम था, गांधी डिसओबीडियंस की मूवमेंट स्टार्ट कर देता था। वो डिसओबीडियंस की मूवमेंट जो है वो कामयाब भी जाती थी। उसकी वजह ये थी कि 80% हिंदू थे, वो लोग डिसओबीडियंस की मूवमेंट में क्या होता था कि जो बिल वगैरह हैं वो नहीं पे करने, टैक्स नहीं पे करना, जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं यूज करने, तो वो डिसओबीडियंस की मूवमेंट शो कर देता, जिसकी वजह से वो दोबारा जेल में भी गया। इस दफा फिर जेल में गया, बड़ी दफा जेल का चक्कर लगाया उसने। ठीक है। अच्छा, ब्रिटिश ऑफर ऑफ अगस्त क्या थी, अगर मैं मुख्तसर आपको बताऊं कि एक जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनाने का फैसला किया गया। ये फैसला किया गया, ये एक ललीपॉप दिया गया ब्रिटिश लोगों की तरफ से, क्योंकि ब्रिटिश लोग इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई हुई थी। तो उन्होंने एक ऑफर दी कि ऐसा करते हैं कि जैसे ही जंग खत्म होगी तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बना दी जाएगी, एक आईनी असम्बली बना दी जाएगी, और वो आईनी असम्बली कौन हेड करेगा? इंडियन लोग ही हेड करेंगे। उसके अंदर उन्होंने कहा अंग्रेज अब नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, हम सिर्फ मतलब ऊपर से बैठ के तुम हमारे डोमिनियन स्टेटस में होगे। अच्छा, अब ये बात नहीं मानी, ये बात जो है वो नहीं मानी किसने? मुसलमानों ने भी और हिंदुओं ने भी। इसकी वजह से अंग्रेजों को अपना एक नुमाइंदा भेजना पड़ा 1942 में, जिसको कहते हैं, वो बंदे का नाम था सर स्टीफर्ड क्रिप्स। सर स्टीफर्ड क्रिप्स, सर स्टीफर्ड क्रिप्स अपने अमले के साथ 23 मार्च 1942 को यहाँ पहुंचते हैं और इंडियन लीडर से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन कोई खातर खा फायदा नहीं होता। ठीक है, 1939 के बाद अंग्रेजों ने कौन सी 2 कोशिशें की? पहली कोशिश की ब्रिटिश ऑफर ऑफ अगस्त, वो अगस्त के महीने में ऑफर दी गई थी, इसलिए उसको कहते हैं ब्रिटिश ऑफर ऑफ अगस्त 1940। 2 साल बाद दोबारा ऑफर दी गई क्रिप्स के जरिए। सर स्टीफर्ड क्रिप्स उनके एक नुमाइंदे थे, वो आए, वो यहाँ पे मुस्लिम और जो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं उनके साथ वो मिले, और उन्होंने अपनी कुछ सजेशन जो हैं वो सबमिट करा दी किंग को कि ये मेरी सजेशन है, इस तरह ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन माना कोई नहीं इधर भी। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हो गई जी। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की किसने? गांधी ने, महात्मा गांधी ने
ये मूवमेंट स्टार्ट की 1942 के अंदर। और क्विट इंडिया मूवमेंट ये थी कि यहाँ से निकल जाओ ना, सड़कों पे ये बैनर लेके निकल पड़े जो इंडियन लोग हैं महात्मा गांधी की सरबराही में, कि ब्रिटिश लोगों को अब इंडिया को छोड़ देना चाहिए और अब हमारे फौजी जंग पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस दरमियान में जंग तो जारी थी, जंग तो 1945 में एंड हुई। तो यहाँ पे अब हालात खराब होते जा रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज्यादा जो है वो जो है इंडियन लोग वो प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होगी। उसके बाद क्या हुआ, अब हटाने के लिए इनको जिन्ना गांधी की टास्क होती है 1944 में, 1944 में। लेकिन उससे पहले ही जब ये शेड्यूल होती है, गांधी को एक दफा फिर जेल में डाल दिया जाता है। गांधी क्योंकि बहुत ज्यादा ये क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और इस तरह की मूवमेंट स्टार्ट किए हुए था, तो गांधी को डाल दिया गया जेल में। अब गांधी ने अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर किया जिसका नाम था राजा गोपालाचार्य। राजा गोपालाचार्य कैद आजम से मिला गांधी के बिहाफ पे 1944 में, और उसने एक फार्मूला पेश किया जिसको कहते हैं CR फार्मूला। CR फार्मूला ये नाम पे था राजा गोपाल आचार्य के, सी से चक्रवर्ती उसका नाम था, आई थिंक चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य, तो इसको कहते हैं CR फार्मूला। ये कब हुआ, 1944 में। बनना ये वैसे कैद आजम और गांधी के दरमियान था, लेकिन गांधी को क्योंकि जेल हो गई थी तो उसने अपना एक नुमाइंदा पेश किया, और वो अपनी डिमांड्स पे डटे हुए थे इंडिया वाले के, यूनाइटेड इंडिया होगा, डिवाइड नहीं होगा। कैद आजम ने कहा कि अब ये नहीं हो सकता कि डिवाइड ना हो, तो मुझे जो मर्जी लालच, तो हमने अब एक अलहदा मुल्क लेना है। तो इस फार्मूला पे कोई जो है वो नहीं हुआ। इतने में क्या होता है, 1945 में जंग हो जाती है खत्म, 1945 में जंग हो जाती है खत्म, और अंग्रेजों को अब ये समझ आ जाती है कि भाई ये जगह अब छोड़नी पड़ेगी, यहाँ से हमें जाना पड़ेगा, ये अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहे। अच्छा वैसे ना, जो ब्रिटिश लोग थे ना, वो इस वक्त तक सातों कॉन्टिनेंट्स में मौजूद थे, ऑस्ट्रेलिया में भी, ठीक है, अफ्रीका में भी। किया था, ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के इलाके को आज़ाद नहीं किया। इनकी मीशत अब बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही थी, इनके लिए दूसरे इलाकों को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो ब्रिटिश लोगों ने यही बेहतर समझा कि अब हम अपने एरिया को ही कवर कर लें और बाकी कंट्रीज को आज़ाद कर दें। तो आज़ाद करने के लिए इन्होंने वेवल प्लान, और उसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। वेवल प्लान इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड वेवल आया था, और इसको शिमला कॉन्फ्रेंस इसलिए कह देते हैं कि ये शिमला के मुकाम पे हुई थी। दोनों एक ही चीजें हैं। ये हुई 1945 में। इसमें क्या होता है इंडियन वायसराय 1945 में आता है यहाँ पे, लॉर्ड वेवल, इंडियन वायसराय लॉर्ड वेवल, और वो कांग्रेस और मुस्लिम्स को मिलता है। वो कहता है ऐसा करते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना देते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम कहते हैं अबूरी, अबूरी हुकूमत। थोड़ी देर के लिए उसने कहा देखें, हम यकदम ऐसे कैसे कर सकते हैं, इस वक्त इक्तदार किसको सौंपे। मुसलमान कहते हैं हमें भी सीटें दो, जो अनटचेबल हैं, शूदर हैं, वो कहते हैं हमें भी सीटें दो, सिख कहते हैं की होगी कि सारे का सारा इंडिया को दे दिया जाए, इंडियन लीडर्स या कांग्रेस को दे दिया जाए। यहाँ पे अब ऐसा करते हैं, दोबारा से इलेक्शन कराते हैं और एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना देते हैं। उस गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर्स कर देते हैं। अंग्रेज इस चीज पे जो है रजामंद हो गए थे कि ऐसा करते हैं कि आप लोगों की एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर इंडिया और मुसलमानों के लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने पंगा डाल दिया। वो क्या पंगा डाला, इन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनेगी उसमें पांचों मेंबर मुस्लिम लीग के होंगे। जो मुसलमानों की बनेगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें 5 लोग होने थे। मुसलमानों ने कहा वो पांचों लोग मुसलमान होंगे, हिंदुओं ने कहा ठीक है वो 5 लोग मुसलमान होंगे, मुसलमान होंगे वो 5 के 5 मुस्लिम। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस जो जमात है वो सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, वो मुसलमानों की है, हमारे अंदर भी मुसलमान मौजूद है,
ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 5 मेंबर हो वो सारे के सारे तुम्हारे मुसलमान हो। ऐसा कर लो, कुछ मुसलमान हम दे देते हैं, कुछ मुसलमान तुम मेंबर दे दो और एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना देते हैं। इस बात पे फटा पड़ गया और वेवल प्लान को भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये देखें, शिमला कॉन्फ्रेंस भी उसको ही कहते हैं कि लॉर्ड वेवल की सरबराही में 1945 में शिमला के मुकाम पे कॉन्फ्रेंस होती है, और किस लिए होती है कि ये प्रॉब्लम हल किया जाए रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम सीट्स का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। कि जो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्योंकि अब काउंसिल जो इनकी अपनी इंपीरियल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और जो सारी इन्होंने एक अपना सेटअप बनाया हुआ था गवर्नर जनरल, वो इसको खत्म करने जा रहे थे अंग्रेज। और अब वो मुसलमानों और हिंदुओं और जो यहाँ लोग मौजूद हैं उनको इक्तदार सौंपने जा रहे थे। ठीक है, इक्तदार जब सौंपने जा रहे थे तो उसके नतीजे में इक्तदार सौंपने से पहले उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई कौंसल भी तो बनाए जिसके अंडर इलेक्शन हो सारी, मतलब उस इलेक्शन के नतीजे में जो लोग जीतते हैं उनको कुछ हम सीटें दे दें। और उनके पहले होते हुए थे कब, 1936-37 में। दूसरे इलेक्शन होते हैं 1945-46 में। पिछले इलेक्शंस मुसलमान, जो मुसलमानों की सीटें थी उस पर बुरी तरह हारे थे, आपको पता है। और इस दफा इलेक्शंस का रिजल्ट क्या निकला होगा? दो तरह के इलेक्शन थे। एक थे सेंट्रल असेंबली के इलेक्शंस। सेंट्रल असेंबली से मुराद, रुकिएगा, सेंट्रल असेंबली, वफाकी असेंबली, एमएनएस के इलेक्शन। 30 सीटें थी, 30, जिन पे मुसलमान नुमाइंदे खड़े थे। उन 30 सीटों पे मुस्लिम नुमाइंदे मुस्लिम लीग की तरफ से भी खड़े थे और कांग्रेस की तरफ से भी खड़े थे। आपके ख्याल से कितनी सीटें जीतते होंगे सेंट्रल असेंबली की मुसलमान इस दफा? और दूसरे थे प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस, उसकी सीटें 400 की तादाद में थी। अंदाजा ही लगा दो, तुक्का लगाओ मुसलमानों।